जनकपुर गांव में एक बहुत पुराना ढाबा था। उस ढाबे को लोग बाबा का ढाबा के नाम से जानते थे। कुछ सालों से कोई भी ढाबे के आसपास भी नहीं जाता था। सभी लोगों में ये अफवाह थी कि बाबा की मौत उसी ढाबे में हो गई थी और उनकी आत्मा कभी भी उस ढाबे को छोड़कर वहाँ से गई ही नहीं। सचिन नाम का एक लड़का अपना काम शुरू करना चाहता था और एक होटल खोलना चाहता था। वो जनकपुर आकर एक आदमी से पूछता है, हेलो भैया जी, मैंने ऑनलाइन देखा था कि एक ढाबा यहाँ पर बहुत सस्ते में बिक रहा है। क्या तुम मुझे उस ढाबे का पता बता सकते हो? यहीं कहीं आसपास में दिखा रहा है ऑनलाइन। कौन सा ढाबे का बात कर रहे हो आप? उस ढाबे का कुछ नाम तो होगा। बाबा का ढाबा। हाँ, यही नाम था। बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। जरा बता सकते हैं वो कहाँ है? बाबा का ढाबा नाम सुनते ही आदमी चौंक जाता है और वो कहता है, बाप रे बाप, उस ढाबे का तो नाम मत लीजिए भैया। उसे बेचने पर किसने डाल दिया? मुझे तो कौनो मुफ्त में देगा तब वहाँ नहीं जाऊंगा हम। क्यों, ऐसी कौन सी बात है? मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी डील है तो अभी तक बिकी कैसे नहीं। मेरी मानिए तो आप भी वहाँ मत जाइए। वो ढाबा भूतिया है, वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती है, इसलिए उसे कोई नहीं खरीदता। क्या आप भी बेकार बेकार बातें कर रहे हैं? ये सब अंधविश्वास है। अच्छा है मुझे इस वजह से वो बहुत सस्ते में मिल रहा है। छोड़ो, आप मत बताओ, मैं खुद अपना रास्ता खोज लूंगा। सचिन वहाँ से आगे बढ़ जाता है और फिर किसी तरह खोजते खोजते इधर उधर पूछते पूछते वह बाबा का ढाबा पर पहुँच जाता है। उसके नीचे उसे एक गोरा चिट्टा आदमी खड़ा दिखता है। उसका नाम सिद्धार्थ होता है और वो ढाबा जिस बाबा का था उसका बेटा होता है। क्या आप ही बाबा का ढाबा के मालिक हो? यस, मैं ही हूँ। लाओ जल्दी से पैसे दे दो और इन पेपर्स पर साइन कर दो। आज से बाबा के ढाबे की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। अरे रुकिए भाई, आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? पहले मुझे जरा देख तो लेने दीजिए। आप इतनी अच्छी जगह पर बने इस ढाबे को इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? कोई तो कारण होगा इसका। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें अगर लेना है तो अभी खरीद लो। अभी जितना देर करोगे मैं दाम उतना बढ़ाता जाऊंगा। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब भी नहीं दूंगा मैं। इतने पैसे में तुम्हें कहाँ ढाबा मिलेगा? अच्छा ठीक है, आप तो बड़े गर्म मिजाज के लगते हो। ठीक है, डील फाइनल करते हैं। आज से ये ढाबा मेरा। सचिन और सिद्धार्थ के बीच डील फाइनल हो जाती है। सचिन सिद्धार्थ को पैसे दे देता है और पेपर पर साइन कर देता है। सिद्धार्थ बाबा का ढाबा के सारे पेपर सचिन को दे देता है। उसके बाद सचिन सिद्धार्थ से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। धन्यवाद आपका, फिर मिलेंगे। नहीं, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। सचिन को सिद्धार्थ का एटीट्यूड बहुत ही अजीब लगता है। वो सोचता है, अजीब घमंडी आदमी है। दो बातें ढंग से बोलने में उसका क्या चला जाता है, भगवान जाने। खैर छोड़ो, जाने तो मुझे क्या करना है। मैं तो अब इस ढाबे को फिर से शुरू कर दूंगा। नाम भी कितना अच्छा है, बाबा का ढाबा। यहाँ पर तो ढाबा बहुत चलेगा भी। मुझे तो कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ। बाबा का ढाबा देखने में ही बहुत पुराना था। उसके दरवाजे खिड़कियों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। सचिन उसका दरवाजा खोलता है और ढाबे के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हैं। सचिन थोड़ा घबरा जाता है। बाप रे बाप, ये ढाबा तो लगता है सालों से खुला ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा गंदगी है इसमें। साफ सफाई के लिए आदमी बुलाना पड़ेगा। सचिन कुछ मजदूरों को साफ सफाई करने के लिए बुलाता है और वो भी बाबा का ढाबा देखकर ये कहकर भाग जाते हैं कि वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते। सचिन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी आदमी नहीं मिल रहा होता। अंत में वो खुद ही धीरे धीरे उस ढाबे की सफाई करता है। उसके बाद वो वहाँ पर नया बाबा का ढाबा का पोस्टर लगाता है और फिर मेन्यू कार्ड भी लगाता है। वो रात में भी वहीं पर सो जाता है। वो जब रात में सो रहा होता है तब उसे किचन में कुछ हलचल सुनाई देती है। अभी किचन की सफाई बाकी होती है। सचिन अपनी आंखें खोलता है। उसे थोड़ा डर लगता है। धीरे से उठकर किचन की तरफ जाता है। वहाँ पर दीवार पर उसे किसी की परछाई नजर आती है। सचिन बहुत घबरा जाता है और वो तुरंत लाइट जलाता है। ओह, मैं तो घबरा गया था। लोगों ने इतनी बातें मेरे मन में भर दी कि मुझे भ्रम होने लगा था। छोड़ो, मैं जाकर सो जाता हूँ। सचिन सो जाता है और अगली सुबह उठता है। किचन साफ करने के लिए भी उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो खुद ही अकेला सारी साफ सफाई करता है। फिर वो खाना बनाने के लिए रसोइयों को खोजने के लिए जाता है। वहाँ पर भी बाबा का ढाबा नाम सुनकर कोई भी आने को तैयार नहीं होता। अब सचिन की परेशानियाँ बहुत बढ़ जाती है। वो सोचता है, अरे अब मैं क्या करूँगा? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। ढाबे का नाम सुनते ही न जाने क्यों लोगों के होश उड़ जाते हैं। कोई कुछ ठीक से बताना भी नहीं चाहता। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं शुरुआत में अभी अकेले ही खाना बनाना शुरू करता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे जाकर लोग आ जाएंगे। सचिन सारी साफ सफाई खत्म करने के बाद खुद ही खाना बनाना शुरू कर देता है।
पहले दिन उसके ढाबे पर कोई भी नहीं आता। वो बहुत दुखी हो जाता है और सो जाता है। फिर भी वो अगले दिन फिर से लगन से खाना बनाता है और लोगों का इंतजार करता है। इस दिन उसके ढाबे पर 2 लोग आते हैं। वो लोग इस शहर में नए होते हैं। वहाँ का खाना खाकर दोनों बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो अपने सारे साथियों को कहते हैं कि वो इसी ढाबे से खाना खाएं। इस तरह धीरे धीरे सचिन का ढाबा चलने लगता है। अब रोज उस ढाबे पर 15-20 लोग आने लगते हैं। अब तक सचिन अकेला संभाल लेता है, पर अब काम बहुत बढ़ने लगता है। सचिन रात रात भर जागने लगता है। एक दिन वो खाने की आधी तैयारी करता है और उसकी नींद लग जाती है। वो अगली सुबह उठता है। अरे मैं कल कब सो गया? मुझे तो कितना काम करना था। अरे ये सारा खाना अपने आप तैयार कैसे हो गया? यहाँ तो खाने की सारी तैयारियां हो गई है, पर मैं तो सो गया था। ये कौन सा जादू है? ऐसा कैसे हो सकता है? सचिन बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, पर अब ढाबा खोलने का समय हो जाता है और फिर वो अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन वो खाना बनाने का सारा कच्चा सामान उसी जगह पर रख देता है और सो जाता है। जब वो अगली सुबह उठता है तो देखता है कि खाने की सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ जरूर कोई मायावी शक्ति तो है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कौन कर रहा है? आज रात में इसका पता लगा कर ही रहूंगा। आज रात सचिन तय करता है कि वो सारा सामान उस जगह पर रख देगा और फिर सोएगा नहीं। चुपके से देखता रहेगा कि आखिर ये कौन करता है। रात होती है। वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बूढ़े बाबा आते हैं और खाने की तैयारी करने लगते हैं। वो सब्जियां काटने लगते हैं और चटनी बनाने लगते हैं, आटा सानने लगते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ होता है और वो कंकाल की तरह दिखाई देते हैं। सचिन को बहुत आश्चर्य होता है। वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, बाबा आप कौन हो? आप यहाँ पर सब काम चुपके चुपके क्यों कर रहे हो? आप मेरे सामने कभी क्यों नहीं आते हो? अगर आपको काम करने की इच्छा है तो आप मुझसे बता सकते हो। और आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई है? आपको तो अच्छे से खाना पीना चाहिए। मेरी मृत्यु 12 साल पहले हो चुकी है। मैं इस बाबा के ढाबा का मालिक हूँ। सिद्धार्थ मेरा ही बेटा है। मैंने ही इस ढाबे को शुरू किया था और 25 साल तक मैंने इस ढाबे को चलाया भी। उसके बाद मेरे बच्चे बड़े हो गए और वो विदेश पढ़ने के लिए चले गए। मैं चाहता था कि हमेशा ये ढाबा चलता रहे। सिद्धार्थ से मैंने ये बात कही भी, पर वो एक बार विदा लेकर विदेश गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया वहाँ से। कभी कोई संदेश या चिट्ठी, कभी कुछ भी नहीं भेजी। उसके बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया यहाँ पर। इस ढाबे को चलाते रहा और फिर मैं कमजोर होता गया और फिर इसी तरह से इसी ढाबे की रसोई में मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं यहीं रहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि यह ढाबा का नाम बदले, इस पर कुछ और शुरू हो। जो भी लोग इसे खरीदने आते हैं वो या तो इसे तोड़ने की बात करते हैं या किसी और चीज में बदलना चाहते हैं। इसीलिए मैं उन लोगों को खूब डरा देता हूँ और भगा देता हूँ। पर तुमने ऐसा नहीं किया बच्चा। तुमने मेरी नाम और मेरा पहचान नहीं मिटने दी, इसीलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं किया। मैं भी तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगा ताकि मेरा ढाबा फिर से चल पड़े। बाबा के ढाबा को फिर से जिंदा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सब सुनकर सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि अकेलापन एक इंसान को कितना खोखला कर देता है। उसके बाद वो बाबा का ढाबा को बहुत अच्छे से चलाता है